ओके सो तो मैं भी आपको प्लेटिनियम कंपाउंड थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है। तो जब आप यूजुअली देखते हो कई ऐसी डिजीज है जिसमें हम गोल्ड सिल्वर या ऐसी चीजें देते हैं। ठीक है, जैसे रोमेटाइडल अर्थराइटिस में। हाँ जी। हेलो। हाँ, मैं कर देता हूँ। यूजुअली अल्काइलेटिंग एजेंट में क्या होता है, जैसे दो डीएनए बेसिस हैं, यहाँ पर एक प्रेजेंट है, यहाँ एक प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो जी सी है और यहाँ पर जी है। अब यहाँ पर दो बॉन्डिंग है, जैसे एक बेस पेयर ये है, एक बेस पेयर ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है। तो ये बीच वाला बॉन्ड तो आपको पता होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। जो यहाँ पे एक पेयरिंग होती है उसको हम बोल देते हैं बेस स्टैकिंग। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ जुड़ा होगा, जैसे आप डीएनए की स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये तो आपको पता है ये सी और जी है, लेकिन इसके ऊपर भी ये वाला भी तो बेस पेयर होगा कोई। जैसे मान लो ए है, तो इनके बीच में क्या होता है, बेस स्टैकिंग होती है। तो जो आपका अल्काइलेटिंग एजेंट है वो क्या करता है, वो आपका स्पेशली जो गुआनिन बेस ग्रुप है उसके N7 के ऊपर बाइंड करता है और कोई दूसरे गुआनिन के साथ क्या करता है, अटैच करता है और एक आपका अल्कालाइल ग्रुप बना लेता है। जैसे यहाँ पर गुआनिन नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर गुआनिन नहीं आ सकता क्योंकि जी और सी के बीच में पेयरिंग होती है। लेकिन यहाँ तो गुआनिन और गुआनिन आ सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ तो सी और सी है जैसे। तो जब इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है तो ये वाला जो इसका नाइट्रोजन ग्रुप है ये यहाँ पर खाली नहीं रहता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपके टूट जाते हैं और इसके साथ साथ आपकी जो बेस स्टैकिंग नॉर्मली होनी थी वो आपकी टूट जाती है अल्काइलेशन की वजह से। जिससे आपका डीएनए में क्या होता है, ब्रेक आने शुरू हो जाता है। ये यहाँ तो ब्रेक बहुत बड़ा दिखाया है, छोटा ब्रेक आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पता लग जाता है कि इस सेल का डीएनए क्या है, वो ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब डीएनए ब्रेक है तो उसको क्या करेंगे, सेल डैमेज है, अपोप्टोसिस में ले जाएंगे। ठीक है। ऐसे जो एजेंट्स आपके डीएनए के इस तरीके के बीच में काम करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट। ठीक है, जैसे एक डाई होती है इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, यूजुअली हम जब जेल रन करते हैं डीएनए का अमाउंट चेक करने के लिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो एटीबीआर करते हैं या पीसीआर करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। ठीक है, तो मैं आपको अभी इसी का एक आगे प्लेटिनियम कंपाउंड बता रहा हूँ। यूजुअली प्लेटिनियम आपका बीच में प्रेजेंट होता है और इस तरफ क्या होता है, आपका दो क्लोराइड एटम और इस तरफ दो अमीनो मॉलिक्यूल आपके अटैच होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स को जो है सेल अपटेक करता है। अपटेक करने के बाद ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और आपका एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बनाता है। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या करता है, आपका N7 और O6 की पोजीशन पर, जो आप यहाँ देखोगे N7 और आपका O6 की पोजीशन पर क्या कराता है, आपका एल्काइलेशन ग्रुप जो है वो अटैच होता है। ठीक है, तो इसमें दो जगह होता है, बाकी ड्रग्स में एक जगह होता है। ठीक है, एक जैसे मान लो ये एक गुआनिन ग्रुप है, ये एक गुआनिन ग्रुप है, तो इस पे G7 पे होगा, सॉरी N7 पे होगा, और नेक्स्ट वाला जो एडजेसेंट आएगा उस पे O6 पे होगा। अगर मैं यहाँ से बताऊं तो ये N7 है इस ग्रुप का, और यहाँ पे ये अल्काइलेटिंग ग्रुप फिर यहाँ अटैच होगा O6 पे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। जब आप साइक्लोफोस्फामाइड और वो पढ़ रहे हो वहाँ पर N7 है। ठीक है, तो ये भी इंटरकलेशन कर रहा है, डीएनए को ब्रेक कर रहा है। लेकिन सिस प्लेटिन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये ड्रग आपकी नेफ्रोटॉक्सिक ज़्यादा है। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ज़्यादा कोस करती है, सीवियर नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोस करती है, टीनिटिस कोस करती है। टीनिटिस मतलब क्या होता है, कान बजने शुरू हो जाते हैं। हियरिंग लॉस हो सकता है परमानेंट। और इसके साथ साथ ये ड्रग सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग कोस करने वाली एंटी कैंसर ड्रग है। तो इसके लिए हम ओंडेनसेट्रोन देते हैं, जो कि आपका 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, जो मैंने आपको सेरोटोनिन चैप्टर में पढ़ाया था। 5-HT3 मतलब आयन चैनल वाला रिसेप्टर है ये। ठीक है, तो ये प्लेटिनियम कंपाउंड्स है, हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो सिस्प्लेटिन का यूज़ करते हैं। ऑक्सैलिप्लेटिन या कार्बोप्लेटिन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं।
क्योंकि जो सिस्प्लेटिन है, एक तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, दूसरा ये सॉलिड ट्यूमर्स खासकर टेस्टिस और ओवरी का, इसमें इसने एक रिवोल्यूशनरी चेंज लेके आया था। क्योंकि ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर को जो है ये क्रॉस कर रही थी। जो आपकी ये वाली ड्रग है, बहुत कम ऐसी ड्रग है जो टेस्टिस तक या ओवरीज तक पहुंच पाती है या वहां पर पेनिट्रेट कर पाती है। ठीक है, जैसे आपका ब्लड रेटिनल बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, इसलिए ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर भी होता है। ठीक है, सारी ड्रग टेस्टिस में नहीं पहुंच पाती या ओवरी में नहीं पहुंच पाती। ठीक है? तो ये वाली जो ड्रग है आपकी सीरियस नेफ्रोटॉक्सिक है। और अगर आप किसी को, आपको स्लाइड शो हो रही है? ठीक है। तो ये ड्रग सीरियस नेफ्रोटॉक्सिक है। अगर किसी को आप एंटी कैंसर ड्रग दे रहे हो, सिस्प्लेटिन दे रहे हो, तो चांसेस है उसका किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग कोज कराने वाली ड्रग है। ठीक है, तो हम इसके साथ ओंडेनसेट्रोन को देते हैं। अगर आप नहीं दोगे तो पेशेंट ने जितनी टैबलेट लिया वो सारे वॉमिट के थ्रू बाहर निकल आएंगे। ठीक है, यूजली तो इसका हम इंजेक्शन देते हैं, IM। ठीक है, अलग अलग इंजेक्शन आते हैं। तो इसमें टिनिटस, हियरिंग लॉस, ये सारे आपके केसेस हैं। कार्बोप्लेटिन इसका ही डेरिवेटिव है, लेस नेफ्रोटॉक्सिक न्यूरोटॉक्सिक है, बट इसको यूजली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इतना अफेक्ट सिस्प्लेटिन जितना नहीं आता है। और भाई जो ऑक्सैलिप्लेटिन है, ये भी प्लेटिनम कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन एप्लीकेशन इसकी रिस्ट्रिक्टेड है। मैं आपको कैंसर का चैप्टर रैंगेनडेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कम अमाउंट में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसलिए आपके ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 2-3 बुक से ट्राई किया रहा पहले कि मैं आपको किससे पढ़ाऊँ, बट मुझे रैंगेनडेल बेटर लगी कैंसर के लिए। ठीक है, उसमें थोड़ा लिखा हुआ है बट बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये इन्फॉर्मेशन सिस्प्लेटिन टेस्टिस और ओवरी कैंसर में यूज होता है, यूजली नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगी आपको, कोई अच्छी बुक में ही आपको मिलेगा। ठीक है? अब इसके बाद जो आपकी देखो तो दूसरी ड्रग है सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सैलिप्लेटिन। आपको ये तीन याद रखने हैं। सिस्प्लेटिन को हम लंग कैंसर, ओवेरियन, टेस्टिकुलर ब्लैडर कैंसर में यूज करते हैं। इसका जो यूज है वो ज्यादा है। ठीक है, हाई नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी और वॉमिटिंग आप बोल सकते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर आप सिस्प्लेटिन दे रहे हो तो किडनी डैमेज होने के चांसेस है। तो ऐसे ही केस में हम एक ड्रग देते हैं एमियोफोस्टिन। ठीक है, जो सिस्प्लेटिन से बनने वाले एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है। साइक्लोफोस्फामाइड में मैंने आपको एन एसिटाइल सिस्टीन और मैसना बताया था, पिछले पेपर देख लेना, दोनों पे क्वेश्चन है। यहाँ पर याद रखना अमियोफोस्टिन है, जो कि हम किडनी को बचाने के लिए देते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑटोटॉक्सिसिटी, ये सारे आपके साइड इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है अदर ड्रग। ये ड्रग भी आपकी कहीं ना कहीं काम करती हैं, जो आपका DNA है उसकी स्ट्रक्चर को डैमेज करके। लेकिन इस ड्रग को हम डायरेक्टली किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते अल्कालाइटिंग एजेंट की, तो हम इसको अदर ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। मैं आपको दो ड्रग बता देता हूँ, वहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली ड्रग है बस सल्फन और दूसरी ड्रग है प्रोकार्बाजिन। यही ड्रग आप लोगों से ज़्यादा पूछेंगे अगर अदर ड्रग आएगा। तो इस ड्रग का सिलेक्टिव इफेक्ट है बोन मैरो पे। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं पूछते हैं। बस सल्फन का काम क्या है, तो काम आपको पता है कि अल्कालाइटिंग एजेंट है, लेकिन अदर्स कैटेगरी में है, और सिलेक्टिव इफेक्ट बोन मैरो पे है। ठीक है, तो इसको हम क्रॉनिक ग्रैनुलोसाइटिक एनीमिया में यूज, ल्यूकीमिया में यूज करते हैं, क्योंकि इसका सिलेक्टिव इफेक्ट बोन मैरो पे है। तो इससे यही क्वेश्चन पूछते हैं बस, कि जो बस सल्फन है इसका यूज क्या है, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टिव ड्रग है हमारी, जो कि बोन मैरो पे काम करती है। इसलिए साइड इफेक्ट जो है वो कम आते हैं। ठीक है, बाकी ड्रग्स जो हम देख रहे हैं वो बोन मैरो को सप्रेस कर रही है, तो दूसरे टाइप का कैंसर डेवलप कर रही है। लेकिन इस ड्रग का हम स्पेशली यूज ही बोन मैरो से रिलेटेड डिसऑर्डर में, बोन मैरो से रिलेटेड कैंसर में करते हैं। ठीक है? उसके बाद है प्रोकार्बाजिन। प्रोकार्बाजिन आपका DNA RNA के साथ सिंथेसिस में आपका अल्ट्रेशन करती है और माइटोसिस फेज को, ठीक है, वहां पर इसको ब्लॉक करती है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रोकार्बाजिन और बस सल्फर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही ड्रग है।
बुसल्फन, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको एक कैटेगरी यहाँ तक पूरी करा दी थी। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर 4 आपकी ड्रग थी। नाइट्रोजन मस्टर्ड, जिसमें आप मैंने आपको बोला था साइक्लोफॉस्फामाइड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। नाइट्रो यूरियास कारमस्टिन लोमस्टिन। प्लेटिनियम कंपाउंड में सिस्प्लेटिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर्स में बुसल्फन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार थियोटिपा पूछ लेते हैं, बट सेम ही इफेक्ट होता है। अब जो सेकंड कैटेगरी की ड्रग है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एंटी मेटाबोलिट्स। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो आपकी मेथोट्रेक्सेट है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो आपकी मेथोट्रेक्सेट। तो मेथोट्रेक्सेट आपको पता है कि आपका एंटी मेटाबोलाइट है, फोलिक एसिड को बनने नहीं देता है। तो जब आप फोलिक एसिड जो विटामिन B9 है, और आप मेथोट्रेक्सेट की स्ट्रक्चर देखोगे, आपको सारी स्ट्रक्चर्स पूरा पेट्रिडिन रिंग, पाबा और ग्लूटामाइल रेजिड्यू आपको सेम दिखाई देगा। सिर्फ जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है NH2 N5 पर और N10 पर। इसके आसपास आपको जो है, जो ये यहाँ पर ये जो एक ये जो जुड़ा है N5 और N10 पर, बस ये चीज यहाँ पर नहीं है, यहाँ एक NH2 और एक CH3 अटैच है। तो ये क्या करता है, जो आपका मेथोट्रेक्सेट है, ये टेट्राहाइड्रेट फोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करता है। ये ड्रग आप इस ऐसा एक्शन आप लोग सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये सेम है, टेट्राहाइड्रेट फोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करता है। तो इसकी स्ट्रक्चर में सिर्फ यही डिफरेंस है NH2 और CH3 का। अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन रहा है, तो हमारा जो प्यूरिन है, ठीक है, या जो पायरिमिडीन है, उसकी सिंथेसिस क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि जो भी कैंसर के सेल हैं उसको टेट्राहाइड्रोफोलेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स हैं या न्यूक्लिक बेसिस हैं, उनका यूज करके जो कैंसर सेल्स हैं वो अपने बेसिस बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं, अमीनो एसिड्स बनाते हैं। अगर हमने इस एंजाइम को इनिबिट कर दिया, टेट्राहाइड्रेट फोलेट रिडक्टेज को, तो वो न्यूक्लिक एसिड्स और प्रॉपर अमीनो एसिड्स और प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये वाली ड्रग ज़्यादातर हम स्किन कैंसर में यूज़ करते हैं, या स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है, सोराइसिस है, तो हम मेथोट्रेक्सेट को यूज़ करते हैं। बहुत सस्ती ड्रग आती है, 6 से 10 रुपए की ड्रग आती है बस, इसकी जो स्ट्रिप है मेथोट्रेक्सेट की। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट। तो ये आपकी 3 कैटेगरी है एंटी मेटाबोलाइट। पहला है फोलेट एंटागोनिस्ट, इसमें आता है मेथोट्रेक्सेट, पीमैक्सेटेड और रेलिट्रेक्सेट। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मेथोट्रेक्सेट है, ये दोनों बहुत नॉवल ड्रग है तो नहीं पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद अब पायरिमिडीन पाथवे। जो पायरिमिडीन के बनने का पाथवे है, उसमें कौन सी ड्रग जो है आपकी इंटरफेयर करती है। इसमें 2 या 3 ड्रग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ड्रग है फ्लोरोयूरेसिल, दूसरी ड्रग है साइट्रारेबिन, तीसरी ड्रग है जेंटासिबिन। ये 3 ड्रग आपकी बहुत बार पूछेगा। ठीक है, उसके बाद है प्यूरिन पाथवे। प्यूरिन पाथवे में आप लोगों की फिर से 3 ड्रग हैं। पहला है फ्लूड्राबिन, दूसरा मरकैप्टोप्यूरिन और तीसरा है पेंटोस्टेपिन। तो ये ड्रग आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, बाकी ड्रग को आप चाहे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतनी सारी ड्रग्स इकट्ठी होती जा रही हैं, तो क्वेश्चन आपका इजी होता जा रहा है। क्या इजी होता जा रहा है, अगर आप इस टेबल को, पहले आपने क्या पढ़ा था, जो आपका अल्काइलेटिंग एजेंट पढ़े थे उसके आपने 4 क्लास पढ़ी थी। अब आप एंटी मेटाबोलाइट पढ़ रहे हो, इसमें आपकी 3 क्लास है, तो आपने 7 क्लास कवर कर ली। अगर आपको ये पता है कि ये ड्रग फोलेट एंटागोनिस्ट की है, ये ड्रग पायरिमिडिन पाथवे को ब्लॉक कर रही है, ये ड्रग प्यूरिन पाथवे को ब्लॉक कर रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आज वाली जो मैं आपको कैटेगरी ये पढ़ा रहा हूँ एंटी मेटाबोलाइट वाली, इसका मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ सबसे ज्यादा रिपीट कहाँ से। पहली चीज तो इसकी कैटेगरी से रिपीट है, दूसरी चीज इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिपीट है। अब
क्वेश्चन ये उठता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्यों ज्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं आपकी डायरेक्ट डीएनए और आरएनए पे काम कर रही है। डीएनए और जो आरएनए है उसकी सिंथेसिस को डायरेक्ट ब्लॉक कर रही है, जबकि अल्काइलेटिंग एजेंट में ऐसा कुछ नहीं था। वो डीएनए आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक नहीं कर रही थी, वो डीएनए को डैमेज कर रही थी। ठीक है, या फिर आपका सेल साइकिल में अरेस्ट करा रही थी, खासकर G1 फेज पे या G2 फेज पे। लेकिन ये वाली ड्रग क्या कर रही है, ये वाली ड्रग डायरेक्ट डीएनए आरएनए पे काम कर रही है। और जितने भी ये ड्रग है ज्यादातर इनका एक्शन आपको एस फेज में मिलेगा, जहां पर रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स यूज होते हैं, एटलीस्ट आपको एक दो एंजाइम पता होना चाहिए। जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, ये आपका यूज होता है। टोपो आइसोमरेज 2, ये मैं आपको एंटीबायोटिक्स में पढ़ा चुका हूँ, टोपो आइसोमरेज 2। ठीक है, अगर आपको टोपो आइसोमरेज पता है, आपको याद है, तो ये वाली कैटेगरी आपके लिए बहुत ईजी है। अब टोपो आइसोमरेज 2 है, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों डीएनए के स्टैंड पर कट लगेगा। ठीक है, और हमारी जो डीएनए जो था वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, उसको हम कट लगा के बाद में ठीक कर देंगे, सील सील कर देंगे। एक बार जो पोर्शन हमारा उसकी स्ट्रक्चर में इंटरफेयर कर रहा है, वहां से हम उसको काट के उसको बाहर निकाल के सील कर देंगे। टोपोआइसोमरेज 2 है, तो दोनों स्ट्रैंड को कट लगाएंगे। ये मैं आपको पहले एंटीबायोटिक्स में, जब मैंने आपको फ्लोरोक्विनोलोल्स पढ़ाए थे, ये चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, एक आधा कोई एडवर्स इफेक्ट स्पेसिफिक होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ड्रग आपकी पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराती है। ठीक है, लंग्स से रिलेटेड डिजीज करा देती है। तो सबसे पहले मैं आपको फोलेट एंटागोनिस्ट बता। हाँ जी। प्रोकार्बाजिन आपका सेल साइकिल से रिलेटेड ज्यादा काम कर रहा है, माइटोसिस फेज पे करता है। ऐसा नहीं है कि एक एक्शन आता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, आप उस चीज को मत समझो कि प्रोकार्बाजिन इसलिए अदर ड्रग में लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो इसलिए जो कैटेगरी प्रॉपर नहीं आ रही है, चाहे वो केमिकली स्ट्रक्चर बेस्ड है या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे है, उसको हम अलग लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो पहले मैं आपको फोलेट एंटागोनिस्ट बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर जो फोलेट एंटागोनिस्ट हैं, ये रिक्वायर होते हैं। फोलेट्स रिक्वायर क्यों हैं? ये आपका प्यूरिन की सिंथेसिस के लिए, और आपका थाइमिडाइलेट जो कि आपका पायरिमिडिन वगैरह के लिए है, वो उसके लिए रिक्वायर है। अगर प्यूरिन या पायरिमिडिन नहीं बनेगा आपकी बॉडी में, प्यूरिन या पायरिमिडिन, प्यूरिन मतलब कौन कौन से प्यूरिन होते हैं, बेसिस बताओ। सिर्फ प्यूरिन पूछा है, पायरिमिडिन नहीं पूछा। बताओ, प्यूरिन एक मैंने बता दिया, एडेनिन दूसरा, बेस कौन सा होता है प्यूरिन का? आप लोग जिस स्टेज पे हो, आई थिंक इतना पढ़ाने के बाद आराम से पेपर हो जाना चाहिए। हाँ तो बताओ, ग्वानिन होता है। पढ़ लो, एक महीना बच्चा है। ठीक है, मैंने कहाँ बोला है, मैंने सिर्फ एडेनिन बोला है, मैंने बोला अगला आप बताओ। चलो छोड़ो। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और जो थाइमिडाइलेट है, इसकी सिंथेसिस के लिए हमें फोलेट की रिक्वायरमेंट है। अगर प्यूरिन नहीं होगा या थाइमिडाइलेट नहीं होगा, तो हमारा डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, और जो मेथोट्रेक्सेट है, इसी फोलेट की सिंथेसिस को इनिबिट करता है, बाय इनिबिटिंग डाईहाइड्रो फोलेट रिडक्टेस। ठीक है, इसका सिर्फ इतना ही आप लोगों से पूछेंगे। अब इसके कुछ आपके अनवांटेड साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो, डैमेज टू इपिथेलियम सेल्स, जो जेआईटी का है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा डोज में दोगे, तब आपका
निमोनिया वाला कुछ साइड इफेक्ट आता है, वरना नहीं आता। तो ज्यादा साइड इफेक्ट है आपके मेथोट्रेक्सेट के, वो आपके 3 है। पहला है आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। अब नेफ्रोटॉक्सिसिटी कब होती है? जब आप डोज को बढ़ा रहे हो, वरना इतनी जल्दी नहीं हो। उसके बाद है आपका जीआईटी की इपिथेलियम जो लेयर है वो डैमेज होती है। उसके बाद डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो। ये 3 टाइप के साइड इफेक्ट हैं जो मेथोट्रेक्सेट में आते हैं, वरना कोई इफेक्ट नहीं आता। बट मेथोट्रेक्सेट इतनी ड्रग पुरानी हो चुकी है, ऐसे लिखते हैं हिंदी, इतनी ड्रग आपकी पुरानी हो चुकी है, इसके अगेंस्ट आपका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो हम इसकी डोज बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही डोज बढ़ा रहे हैं तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और है कि जब आप मेथोट्रेक्सेट देते हो, तो यहाँ तो कैंसर सेल और हमारी सेल दोनों में ही फोलेट नहीं बनेगा, विटामिन B9 नहीं बनेगा। तो हमारे केस में अनीमिया वाले जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं जब आप मेथोट्रेक्सेट देते हो, कि अनीमिक हो सकता है पेशेंट, क्योंकि विटामिन B9 की कमी हो जाती है एक तरीके से, या हमें सप्लीमेंट्री में देना पड़ता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है पायरिमिडिन एनालॉग्स। इसमें एक ड्रग बहुत बार पूछी गई है, ये ड्रग मैं आपको जो है पढ़ा चुका हूँ एंटी फंगल में, ठीक है, फ्लोरोयूरेसिल। तो ये क्या करती है? ये आपका थाइमिडाइलेट सिंथेटेस को ब्लॉक करती है। अब क्वेश्चन गलत कहाँ होता है उस चीज को देख लो आप। यहाँ पर लिखा है थाइमिडाइलेट सिंथेटेस, ऑप्शन में क्या आता है? थाइमिडाइलेट सिंथेस, बस इतना सा फर्क होता है सिंथेटेस और सिंथेस का, जब आपको ऑप्शन में मिलेगा। बहुत सारे पेपर में जो बाकी यूनिवर्सिटीज के या नाइपर के पेपर है, उसमें इसी चीज को चेंज किया हुआ है, सिंथेटेस और सिंथेस। अब आप सोचो इतने से डिफरेंस पे कितने ज्यादा चांसेस है कि आप लोग क्वेश्चन गलत कराओ, ठीक है। तो याद रखना सिंथेटेस है, सिंथेस नहीं है। तो जो आपका फ्लोरोयूरेसिल है वो आपका थाइमिडाइलेट सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है। जो आपका DUMP है उसको DTMP में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है, जो कि आपका रिक्वायरमेंट होती है जिसकी आगे जो आपका पायरिमिडीन है उसकी सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो आपका पायरिमिडीन यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। और जो फ्लोरोयूरेसिल है, इससे कोई आपका RNA पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, या आपकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ब्लॉक नहीं होती, सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट DNA पे आता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, जो आपका DUMP है उसको DTMP में कन्वर्ट नहीं होते डी DUMP 2' यूरिडाइलेट, और DTMP है 2' थाइमिडाइलेट, ठीक है। ये हमें आगे फर्दर रिक्वायर होता है पायरिमिडीन की सिंथेसिस के लिए। तो अगर हमने थाइमिडाइलेट सिंथेटेस को इनिबिट कर दिया तो आपका DTMP नहीं मिलेगा। अगर DTMP नहीं है तो आपका DNA की जो सिंथेसिस है वो नहीं हो, ठीक है। तो जो फ्लोरोयूरेसिल है इसको हमने एंटी कैंसर ड्रग में भी यूज किया था। इसका एक और मेटाबोलाइट बन रहा था जिसको हमने फर्दर यूज किया था, उसका एक्शन एंटी फंगल आ रहा था। यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं फ्लोरोयूरेसिल, इसका जो ये एक्शन है वो हम एंटी कैंसर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इस ड्रग को याद रखना, ये ड्रग 2-3 बार आई है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैंसर के रिस्पेक्ट में पूछा है या फिर एंटी फंगल के ड्रग के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। इसका अनवांटेड साइड इफेक्ट आपका GI इपिथेलियल डैमेज और माइलोटॉक्सिसिटी है, बोन बोन मैरो से रिलेटेड टॉक्सिसिटी। जो नेक्स्ट ड्रग है पायरिमिडीन एनालॉग्स में, दैट इज साइटारेबिन। साइटारेबिन जो ये ड्रग है इसका नाम बहुत कुछ बता देता है। ये ड्रग यूजुअली जो आपका 2 डिऑक्सी साइटिडिन है,
2-डिऑक्सीसाइटिडीन, इसका एनालॉग है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है इस ड्रग की, जो आपका साइटारेबिन है, इस ड्रग की स्ट्रक्चर आपके न्यूक्लियोसाइड से मिलती है 2-डिऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये ड्रग आपका इनिबिट करती है डीएनए पॉलीमरेज को। डीएनए पॉलीमरेज को, अगर डीएनए पॉलीमरेज आपका इनिबिट हो गया तो आपका रेप्लिकेशन जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप साइट्रारेबिन का ये ध्यान रखना, इसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो साइटोसाइन अरेबिनोसाइड है, जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर है। और यही स्ट्रक्चर इसकी मिलती है जो हमारा नेचुरल 2-डिऑक्सीसाइटिडीन न्यूक्लियोसाइड है उससे। तो जैसे ये इनकॉर्पोरेट होता है, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका इनिबिट कर देगा डीएनए पॉलीमरेज। ये आपको दिख रहा है साइटोसिन अरेबिनोस ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड में ये जब ड्रग कन्वर्ट होती है तो आपका डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, उसका आंसर इसी के नाम में है। जैसे साइटा है तो आपको पता लग जाएगा कि साइटिडीन का एनालॉग है, जो कि न्यूक्लियोसाइड है। और इस ड्रग का पूरा नाम साइटोसाइन अरेबिनोस है। डीएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिकली इनिबिट करता है। उसके बाद एक ड्रग आती है जेमसिटाबिन या एक कैपासिटाबिन। ये दोनों ड्रग को हम एज एन ज़्यादातर इंजेक्शन की फॉर्म में यूज करते हैं। अब ये जो ड्रग है, ये ड्रग एनालॉग है किसकी, साइटारेबिन की। और साइटारेबिन किसकी एनालॉग थी, ये ड्रग आपकी एनालॉग थी 2-डिऑक्सीसाइटिडीन की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं कर लिया, जो साइट्रारेबिन है और ये जो आपका जेंटासिबिन है, इसको भी तो हम, जेंटासिबिन को भी तो हम 2-डिऑक्सीसाइटिडीन का एनालॉग बना सकते थे। बट जेंटासिन को हमने जो है साइटारेबिन का एनालॉग बनाया, ड्रग का एनालॉग बनाया। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके जो अनवांटेड साइड इफेक्ट है उसको हम कम कर सकें। ठीक है, जैसे जब आप सार पढ़ते हो तो यहाँ पर आर पे एक ड्रग में NH2 ग्रुप है, एक ड्रग में आपने CH3 ग्रुप लगा दिया, तो वो ड्रग आपकी डिफरेंट हो जाती है। तो जेमसिटाबिन या कैपासिटाबिन, इन ये दोनों आपका साइट्रारेबिन के एनालॉग है। हमने सिर्फ इनको इसलिए बनाया था ताकि हमारे जो साइड इफेक्ट है वो आपके कम हो सके। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ड्रग है एजासिटाडिन, ये डीएनए मिथाइलेज को ब्लॉक करती है। अब डीएनए मिथाइलेज का काम क्या है, कोई बताएगा, डीएनए मिथाइलेज क्या करता है हमारे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। अब इस चीज को ध्यान से समझो, जब आपको किसी जीन को, जीन के एक्सप्रेशन को कम करना हो, ठीक है, जीन के एक्सप्रेशन को कम करना हो तो उस जीन का मिथाइलेशन करा दो। तो जब आप मिथाइलेशन करा देते हो तो उस जीन का एक्सप्रेशन कम हो जाता है। अब यहाँ पे ये ड्रग इनिबिट कर रही है डीएनए मिथाइलेज को। ठीक है, मिथाइलेज मतलब जो मिथाइलेशन को हटाएगा। तो अगर हमने डीएनए मिथाइलेज को इनिबिट कर दिया तो मिथाइलेशन आपने जो किया है जिस जीन का, वो आपका नहीं हटेगा और वो जीन आपकी क्या होगी, एक्सप्रेस नहीं होगी। ठीक है, जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हो, अभी आप लोग जैसे मान लो कोई जिम जाना स्टार्ट कर दे, तो आपकी बॉडी को और ज़्यादा प्रोटीन बनाने पड़ेंगे, तो जीन एक्सप्रेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा कुछ जीन्स का। तो ऐसे केसेस में हम जीन का एसिटाइलेशन करा देते हैं, एसिटाइल ग्रुप अटैच करा देते हैं, जिससे क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। और जब आप जिम नहीं जा रहे हो, आपने जिम छोड़ दिया, अब उस जीन का एक्सप्रेशन कम कराना है, तो आप मिथाइलेशन करा दो, तो वो जीन क्या होगा, वो कम, उसका एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। इस मिथाइलेशन वाली टेक्निक का यूज करके हम अर्ली स्टेजेस में कैंसर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, एजासिटाडिन जो है वो आपका डीएनए मिथाइलेज को ब्लॉक करती है।
ये जो आपकी कैटेगरी थी ये पायरिमिडिन एनालॉग की थी। इसमें दो ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरोयूरेसिल और साइट्रारेबिन। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन फ्लोरोयूरेसिल पे आए हैं। ठीक है, तो इस ड्रग को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट है प्यूरिन एनालॉग। प्यूरिन एनालॉग में आपको दो या तीन ड्रग याद रखनी है। जैसे पहला है फ्लूड्राबिन, दूसरा है पेंटोस्टैटिन और तीसरा है मर्कैप्टोप्यूरिन। ठीक है, जो फ्लूड्राबिन है ये आपका डायरेक्ट इनिबिट करता है डीएनए को सिंथेसिस को। ठीक है, जो पेंटोस्टैटिन है ये आपका इनिबिट करता है एक एंजाइम को, दैट इज एडिनोसाइन डीएमिनेस। अब एडिनोसाइन डीएमिनेस क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये जो एक्शन शो करती है, ये आपका जो ड्रग है, ये ड्रग आपका सेम काम करती है जो फ्लूड्राबिन है, जैसे आपका साइटारेबिन काम करती है। सेम दोनों का एक्शन है, बस ये प्यूरिन के एनालॉग की तरह काम कर रही है, और जो वो आपकी साइट्रारेबिन थी ये आपका पायरिमिडिन के एनालॉग की तरह काम कर रही है। दोनों ड्रग डीएनए पॉलीमरेज को ही इनिबिट करती है, चाहे आपका फ्लूड्रारेबिन है या साइट्रारेबिन। तो आप एक चीज याद रख सकते हो, जिसके लास्ट में रेबिन है वो आपकी ड्रग डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करती है। साइट्रारेबिन आपका पायरिमिडिन का एनालॉग है, फ्लूड्रारेबिन आपका प्यूरिन का एनालॉग है। ठीक है, उसके बाद पेंटोस्टैटिन का इफेक्ट कई बार पूछा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। तो ये एक एंजाइम को इनिबिट करता है एडिनोसाइन डीएमिनेज। ठीक है, अगर आपका एडिनोसाइन डीएमिनेज इनिबिट हो गया तो आपका प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म इनिबिट हो जाएगा। और अगर आपका प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो क्या होगा, हमारे नया प्यूरिन नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड्स ब्रेक होते हैं, जिनका ब्रेक डाउन होता है, उन्हीं का यूज करके हम नए न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, एक ये पाथवे है। या हम डाइट से जो न्यूक्लिक एसिड्स ले रहे हैं, या जो हम नाइट्रोजन कंपाउंड ले रहे हैं, उसका यूज करके हम नए न्यूक्लिक एसिड्स बनाए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका एडिनोसाइन डीएमिनेज को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से आपका प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। और अगर प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है तो आपकी जो सेल है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ क्यों रुकेगी, क्योंकि उसको नया न्यूक्लियोटाइड चाहिए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये पेंटोस्टैटिन का काम है। इसका क्वेश्चन इसलिए आया है, एक बार स्पेसिफिकली एक ही ड्रग का एक्शन पूछा है, पेंटोस्टैटिन का। वो इसलिए पूछा है क्योंकि इसका एक्शन बाकी ड्रग से अलग है, और ये इनहिबिट करता है एडिनोसाइन डीएमिनेज को। इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एंटी कैंसर ड्रग से, क्योंकि पिछले पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं जहाँ पर सिंगल ड्रग आप लोगों से पूछिए, वहाँ पर आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। ये प्यूरिन एनालॉग्स है, जिसमें आपको फ्लूड्राबिन, पेंटोस्टैटिन और मर्कैप्टोप्यूरिन, ये तीन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी क्लास है, अब मैंने आपको दो क्लासेस पूरी करा दी। दो क्लासेस में मैंने आपको 7 कैटेगरी बताई। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आपकी साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली इसको कैंसर एंटीबायोटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें दो टाइप की आपकी एंटीबायोटिक्स है। पहला है एंथ्रासाइक्लिन्स, दूसरा है अदर्स। एंथ्रासाइक्लिन्स वाली जो एंटीबायोटिक है उसमें डेक्सोरुबिसिन और डोनोरुबिसिन, इन दोनों को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में जो आपका इसका डी है, डी से याद रखना। ठीक है, ये इसका इफेक्ट दिल पे आता है, जो एडवर्स इफेक्ट है। कार्डियो टॉक्सिसिटी कोज करती है, बहुत ज़्यादा पोटेंट कार्डियो टॉक्सिसिटी कोज करती है, जो आपकी एंथ्रासाइक्लिन्स है। और डॉक्सोरुबिसिन और डोनोरुबिसिन, ये दोनों ही आप लोगों से पूछी जाएंगी। एपिरुबिसिन क्लासिफिकेशन में है, बट क्वेश्चन इन दोनों से आता है। उसके बाद जो अदर टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं
उसमें ब्लियोमाइसिन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। उसके बाद डेक्टिनोमाइसिन, मिटोमाइसिन, ये सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस ब्लियोमाइसिन पे रहता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक है, इसकी एक खास बात क्या है कि इन ड्रग्स को हम रेडियो एक्टिविटी अगर चल रही है, अगर आप रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसके साथ हम इस ड्रग को यूज़ नहीं करते हैं। अगर रेडियोथेरेपी आपकी चल रही है, उस केस में आपके नॉर्मल सेल्स भी मर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी हाईली टॉक्सिक है, और जो पेशेंट है वो इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट हैंडल नहीं कर पाएगा। उसकी हेल्दी सेल्स मर गई तो मतलब पेशेंट्स डेथ के करीब जाएगा। ठीक है, इसलिए कुछ लोग रेडियोथेरेपी देने के बाद सिर्फ 3 से 6 महीने तक सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, यूजुअली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जब वो रेडियोथेरेपी देते हैं तो उसको वो सिकाई बोलते हैं कि सिकाई करा लो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब आपको रेडियोथेरेपी किसी को दे रहे हैं, तो हम या तो साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे या रेडियोथेरेपी यूज़ करेंगे, दोनों का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको याद रखो, जो डॉक्सूरिबिसिन है, डैनियोरोबिसिन है और एपिरिबिसिन, ये सारी आपकी एंथ्रासाइक्लिन टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं, और इनके जो एक्शंस है वो अलग अलग आते हैं। जो डॉक्सोड्यूनोरोबिसिन है, ये इनिबिट करता है डीएनए और आरएनए, और इनिबिट करता है टोपोआइसोमरेज 2 को, जो कि आपका एक टाइप का डीएनए गायरेज एंजाइम है। अब इसको यहाँ से समझो। ठीक है, ये क्या है, ये आपका नॉर्मल डीएनए है, और ये टोपोआइसोमरेज 2 है। ये क्या कर रहा है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है टोपोआइसोमरेज 2 है, इसमें भी आपको करना हो तो 2B है, स्पेसिफिक भी आपसे पूछ ले तो टोपोआइसोमरेज 2। ये क्या करता है, डीएनए की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, जिससे आपका क्या हो, रेप्लिकेशन हो सके। वहीं अगर आपने इस टोपोआइसोमरेज 2 को ब्लॉक कर दिया, तो डीएनए की जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से खुल जाएगी, और आपका जो डीएनए का सिंथेसिस है या जो आरएनए का सिंथेसिस है, ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम है टोपोआइसोमरेज 2 का, उसका काम डीएनए की जो सुपर कोइलिंग है उसको रिलैक्स कराना है। ठीक है, जो सुपर कोइलिंग हो रही है उसको रिलैक्स कराना है। अगर आप इसको इनिबिट कर दोगे, तो आपका क्या होगा, इस तरीके से ये जो है आपका खुल जाएगा। ठीक है, और आपकी जो सिंथेसिस है वो आपकी काम नहीं करेगी, जो डीएनए की सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो यही वाला इफेक्ट बहुत बार पूछा है कि आपकी जो एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो किस तरीके से काम करती है। तो डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 को ब्लॉक करती है। 2 में भी अगर आपसे स्पेसिफिक पूछना है तो 2B, और डीएनए आरएनए दोनों की सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। तो इस चीज़ को याद रखना, डॉक्सोरुबिसिन ज़्यादा आप लोगों से पूछा है। साइड इफेक्ट इसका मेजरली कार्डियोटॉक्सिसिटी है, सबसे ज़्यादा जो मेजर साइड इफेक्ट है वो कार्डियोटॉक्सिसिटी। इसके बाद जो आपका डोज रिलेटेड इफेक्ट मैंने बता दिया, कार्डियक डैमेज या डिसरिथमिया, ये सब। नेक्स्ट आपकी एक ड्रग थी अदर्स में, बाकी सबका इफेक्ट सेम है, डॉक्सोरुबिसिन, डैनोरुबिसिन, इफेक्ट सेम है। नेक्स्ट है ब्लियोमाइसिन। अगर आप ब्लियोमाइसिन का इफेक्ट देखें, तो ब्लियोमाइसिन क्या करता है, ये आपके डीएनए के साथ अटैच हो जाता है। पहले आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद ये अटैच होगा आपके Fe2 के साथ, और इस Fe2 को क्या करेगा, कनेक्ट कराएगा आपके डीएनए के साथ। सो डीएनए ब्लियोमाइसिन Fe3 पॉजिटिव, इसको आप फेरिक फॉर्म बोलते हो। और ये क्या करती है, आपका सुपर ऑक्साइड आयंस बनाती है या हाइड्रोक्सिल आयन बनाती है, जिनके ऊपर फ्री रेडिकल्स है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके डीएनए को ब्रेक कर देते हैं। और जैसे ही डीएनए ब्रेक होता है, तो मतलब आपका जो सेल साइकिल है वो आपकी अरेस्ट हो गई, और सेल साइकिल अरेस्ट हो गई तो मतलब अब आपका ये अपोप्टोसिस में चला जाएगा। तो ये ब्लियोमाइसिन का काम है। यहाँ पर पहले ये फेरस फॉर्म में था इधर, और फिर आपका फेरिक फॉर्म में आता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल बनते हैं। अब आप बोलोगे कि आयरन का क्या लेना देना है, तो इसका थोड़ा सा डीप में रिसर्च लेवल पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग पढ़ते हो एपोप्टोसिस, वैसे ही एक सेल डेथ का मैकेनिज्म होता है फेरोप्टोसिस।
ठीक है, तो जो ब्लियोमाइसिन है वो फेरोप्टोसिस के हिसाब से काम कर रही है, एपोप्टोसिस के हिसाब से काम नहीं कर रही है। एक दूसरे टाइप का सेल डेथ मैकेनिज्म होता है, 5 या 6 टाइप के सेल डेथ मैकेनिज्म होता है। तो जो ब्लियोमाइसिन है ये आपका इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली जो है आपका G2 फेस पे काम करता है, सेल साइकिल, जो ब्लियोमाइसिन एंटीबायोटिक है। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। अगर आप 10 पेशेंट को दे रहे हो, ठीक है, तो 10 में से सबको ये डिजीज होगी और उसमें से एक की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 10 पेशेंट को दिया तो 10 में से ऑलमोस्ट सभी को ये डिजीज होने के चांसेस है, लेकिन एक केस ऐसा आएगा जिसमें उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखना कि ये वाला जो इसका साइड इफेक्ट है पल्मोनरी फाइब्रोसिस का, ये इसका सबसे सीरियस टाइप का साइड इफेक्ट है। ठीक है, और ये आपकी साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स है, जैसे मैंने आपको ये 2 ड्रग कवर कराई है, दोनों आरएनए डीएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। इसके बाद एक आपकी ड्रग है मिटोमाइसिन। मिटोमाइसिन आपका कुछ कुछ सेम काम कर रही है अल्कलाइटिंग एजेंट की तरह से। अब इस ड्रग को इसलिए हमने यहाँ पर, है तो ये एंटीबायोटिक अब मिटोमाइसिन, लेकिन इसका काम अल्काइलेटिंग एजेंट की तरह है, इसलिए हमने इसको अदर्स में रखा। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये एक एक्सेप्शनल केस के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हो कि ये जो ड्रग है ये आपका वहीं बाईफंक्शनल एल्काइलेशन करा रही है, यहाँ पर जुड़ रहा है O6 और आपका O6 के बीच में, O6 और O6 के बीच में, जिसकी वजह से आपका डीएनए जो स्ट्रैंड है वो ब्रेक हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, जो डीएनए डैमेज हुआ है उसकी वजह से आपका जो सेल है वो अपोप्टोसिस में जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना, मिटोमाइसिन एंटीबायोटिक है बट अल्कालेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी है, इसमें से एक ही ये आपका एक्सेप्शनल केस है मिटोमाइसिन का। आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन ट्राई किया है अभी?